नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। आप मेरे पीछे ये जो जगह देख रहे हैं ये मालदा का एक गांव है। मालदा जो कि बंगाल में आता है और यहाँ पे हम लोग आए हैं चूँकि यहाँ पे पंचायती इलेक्शंस हैं तो हम लोग उसको कवर करने के लिए आए थे। आप पिछले कुछ दिनों से राजधर्म के ऊपर बंगाल के वीडियोस को लगातार देख रहे हैं। मैंने ये सोचा कि आज चुनाव है तो आपने बहुत सारा खबर सुना होगा कि भाई यहाँ हिंसक झड़प हो गई, वहाँ हिंसक झड़प हो गई, यहाँ गोला बारूद छूट गया, तो यहाँ पे टीएमसी के कार्यकर्ता पीटे गए, तो यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता पीटे गए, यहाँ पे बूथ कैप्चरिंग हो गया। तो मैंने सोचा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है ये आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। ये देखिए, ये गांव है मालदा का शाहपुर जो है इस जगह का नाम है और ये पूरा का पूरा हिंदू डोमिनेटिंग इलाका है। मुस्लिमों के इलाके में तो जाके मैंने आपको दिखाया, लेकिन अब जो है मैं आपको हिंदुओं के इलाके में थोड़ा सा घूम करके लोगों से बात करके दिखाऊंगी। ये बताना चाहती हूँ कि कैसे बंगाल के अंदर बूथ कैप्चरिंग होती है। ये बूथ कैप्चरिंग बिहार में भी होती है, पहले यूपी में भी होती थी, लेकिन अभी भी बंगाल में पंचायती इलेक्शंस में भी बूथ कैप्चरिंग हो रही है। आइए मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाती हूँ। थोड़ा सा भैया यहाँ बैठ जाऊँ। नाम क्या है काका? अजीत दास। अजीत दास। क्या काम करते हैं? पूरा पार्टी का काम करता हूँ मैं, भाजपा का काम करते हाँ। हैं। मैंने ये सुना कि बूथ कैप्चरिंग बहुत होता है बंगाल में। अगर चुनाव होता है तो हिंसा बहुत ज़्यादा होता है। मैंने ये भी देखा कि भाई सीआरपीएफ की गाड़ी, राज्य पुलिस की गाड़ी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे तो यहाँ पे किसी बूथ पे पुलिस दिख ही नहीं रही है। कहाँ गई सारी पुलिस? देखिए, यहाँ जो हाईकोर्ट ने राय दिया था जो हर बूथ में सेंट्रल फोर्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट और निर्वाचन कमीशन इसमें कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ का निर्वाचन कमीशन पूरा टीएमसी का काम कर रहा है। तो इसीलिए कोई भी बूथ में एक दो बूथ सीट में कहाँ भी एक दो रखा है, कहीं भी जाइए आपको सेंट्रल फोर्स नहीं मिल रहा है। पूरा एकदम पूरा टीएमसी का काम कर रहा है ये सब पूरा फोर्स यहाँ का जो लोकल है। और इतना मतलब हमारा ये शाहपुर का मेन एरिया है, यहाँ तो थोड़ा शांति है, पहले से शांति है, लेकिन आसपास में जहाँ जिस इलाका में थोड़ा मुस्लिम भी है वहाँ पूरा बूथ कैप्चरिंग हो रहा है। अब मैं उसके ऊपर आती हूँ। ये जैसे शाहपुरा है, ये आपका हिंदू डोमिनेटिंग इलाका है, तो यहाँ पे तो कोई मतलब ऐसा बूथ कैप्चरिंग जैसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ भाजपा का थोड़ा गौर है, थोड़ा गढ़ है हिंदू में है, और पूरा यहाँ का जो पूरा भाजपा का प्रभाव है यहाँ अच्छा से, इसीलिए ये नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे गड़बड़ नहीं है। ये जो मालदा मुर्शिदाबाद ये सारे बॉर्डर के इलाके हैं, तो यहाँ पे जैसे जब मैं दिल्ली में हूँ तो जैसे दिल्ली से मैं खबर सुनती हूँ तो यहाँ पे सुनाई मुझे देता है कि यहाँ पे बांग्लादेशी रोहिंग्या बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेट करते हैं। थोड़ा आप मुझे बताएं, क्योंकि आप मालदा के रहने वाले हैं, तो मालदा मुर्शिदा ये जो बॉर्डर के इलाके, थोड़ा सा मुझे उसकी कहानी बताइए, कैसे इन्फिल्ट्रेट होते हैं और कैसे उनको राज्य सरकार सहायता पहुँचाती है। देखिए, मालदा मुर्शिदाबाद ये हमारे दिनाजपुर, ये जो लगभग 3 डिस्ट्रिक्ट है ये उत्तर बंगाल में, ये पूरा बॉर्डर इलाका है। और बॉर्डर इलाका में जहाँ मुस्लिम गांव हैं, बहुत सारे, जैसे हिंदू गांव बहुत कम है, मैक्सिमम मुस्लिम गांव हैं बॉर्डर एरिया में। तो इसीलिए वहाँ का लोकल आदमी को ये करके, और थोड़ा वहाँ का जो बीएसएफ था कुछ इलाका में उसका भी साथ कुछ लोग होता है। अच्छा, बीएसएफ वाले भी मतलब मिले होगा, कहें कि सब जगह में नहीं ऐसे है, लेकिन कुछ मिला होगा, तो उसके मिल करके ये सब लोग घुसपैठ करते हैं। और ये जो बाहर से जो रोहिंग्या लोग आते हैं उसको उस बॉर्डर इलाके में रहने का व्यवस्था ये सब लोग करते हैं। फिर वोटर लिस्ट में उसका नाम उठाना बना करके, क्योंकि ये मालदा में तो एकदम मुस्लिम लोगों का एक गौर है। मालदा जिला में लगभग अभी 60% मुस्लिम हो गया। 60% मुसलमान हो गया मालदा में। तो इसलिए इसमें देखिए, जैसे हमारे मालदा में अभी 2 लोकसभा का सीट है, एक तो उत्तर मालदा है और ये दक्षिण मालदा है। तो उत्तर मालदा में ऐसे 3-4 विधानसभा है जहाँ हिंदू मेजोरिटी है, जैसे हबीबपुर, मालदा और ये हमारे गाजोल। और जो 4 विधानसभा है उसमें मुस्लिम मेजोरिटी है। फिर भी हम लोग भाजपा ने जीता है लास्ट लोकसभा में, क्योंकि ये 7 में से 3 विधानसभा हम लोग जीता है कि ये हिंदू मेजोरिटी है, इसलिए हम लोग जीता है। तो जहाँ जहाँ हिंदू घर है वो भाजपा के साथ है, और जहाँ मुस्लिम लोग पहले कांग्रेस के साथ था, अभी पूरा टीएमसी के हो गया। अच्छा, ये दीदी ने ज़्यादा मतलब इन लोगों को बढ़ावा दिया है या फिर जो पुरानी सरकारें थी जैसे वामपंथ हो गई, कांग्रेस हो गई, इन लोगों ने भी मतलब यहाँ पे इन्फ्लिक्ट? देखिए, कांग्रेस के समय और ये वामपंथी के समय मुस्लिम लोगों का इतना बढ़ावा नहीं था। टीएमसी आने के बाद इतना मतलब ये कोई कुछ मानते ही नहीं, उसका प्रशासन, आइन, कानून कुछ नहीं उसके लिए। वो जो को कुछ भी करते खुद आम आदमी करके।
तो इसीलिए एकदम ऐसे बता उसको खुला छूट दे दिया है ना, तो इसीलिए एकदम भय का बात। किस तरीके का छूट दिया है यहाँ पे सरकार ने? सब तरीके से देखिए, जितना मार दंगा ये होता है मैक्सिमम मुस्लिम लोग ही करते हैं। इस जिला में जो लोग घुसपैठी करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, मारपीट जो जहाँ करते हैं, सभी लोग मुस्लिम ही है, मैक्सिमम लोग मुस्लिम है। और अब थाना में जाएंगे तो पुलिस उसको प्रोटेक्शन देता है, पुलिस प्रोटेक्शन देता है। पुलिस प्रोटेक्शन देता है। और मालदा में तो जाल नोट का कारोबारी का पेमेंट सेंटर है, अब सुना होगा। किसका किसका सेंटर? जो जाल नोट जो है ना, जाली नोट। जाली नोट का मेन सेंटर बंगाल पूरा मतलब इंडिया का मेन सेंटर तो मालदा में है। ये जो कालिया चौक सुजापुर जो है पूरा जालिया है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनआईए का एक टीम बैठाया है। पूरा जाल नोटी का जो कारोबारी है मालदा से ही पूरा देश भर में जाते हैं। तो भयानक स्थिति है। आप थोड़ा बॉर्डर इलाके में जाएंगे, जैसे हमसे बात कर सकते हैं ना, इस टाइप का बात नहीं कर सकते आप लोग। फिर क्या होगा वहाँ पे अगर बात? तो आपको टॉर्चरिंग करेंगे, ये करेंगे, मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। जान का खतरा हो सकता है। इसलिए बहुत सारे मीडिया में नहीं आता है, बहुत सारे मीडिया में नहीं आता है। मीडिया का इतना हिम्मत भी नहीं है जो वहाँ जाकर सब प्रश्न पूछेंगे। अब हिंदू इलाका में कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन मुस्लिम इलाका में जाकर आपको प्रश्न पूछने का भी अधिकार नहीं होगा। लेकिन काका मैं तो सोच रही हूँ अभी कि मैं बॉर्डर इलाके में जाऊँ और वहाँ पे मैं जाकर लोगों से बात करूँ। जैसे इस इलाके में जाएंगे तो आपको पूछ सकते हैं। जैसे ये इलाका में हिंदू इलाका है, हिंदू इलाका आगे थोड़ा आगे जाकर आपको बॉर्डर इलाका मिलेगा, तो पूरा हिंदू है तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। लेकिन कालिया चौक सुजापुर जो बॉर्डर इलाका है वो अपना जाकर ऐसे प्रश्न नहीं पूछ सकता है। क्या करेंगे वो मेरे साथ? वो आपको बदसलूकी करेंगे, उसके मतलब खिलाफ कुछ पूछेंगे तो आपको बोला ये नहीं करेंगे। भयानक स्थिति। वहाँ का जो लड़की लोग है वो खुला स्कूल में नहीं जा सकता है, ऐसा स्थिति है। जो मतलब कालिया चौक या फिर जो सुजानपुर है, सुजापुर, तो वहाँ पे जो हिंदू बच्चियाँ हैं वो स्कूल में भी नहीं जाती। ऐसे जिस बॉर्डर इलाका में ना बहुत मतलब भयानक स्थिति है। दिन में जाएंगे तो उसको उठा के लेके जाएंगे, ऐसे बहुत सारे घटना हुआ है। और सरकार चुप रहती है। सरकार चुप रहते हैं। कुछ दिन पहले ऐसे एक हिंदू फैमिली को वो लोग जोर जबरदस्ती करके मुस्लिम बना लिया। और ये कब की बात है? ये अभी 3-4 महीना मतलब 5-6 महीना हुआ। फिर वहाँ हाई कोर्ट जाकर फिर सीबीआई का अभी सीबीआई हुआ है, उसके बारे में सीबीआई हुआ है। एक हम लोग कितने बार यहाँ का डीएम एसपी से मिला हम लोग, लेकिन कितने साल की बच्ची थी? एक बच्ची नहीं, पूरा फैमिली, पूरी फैमिली को कन्वर्ट करा दिया। कन्वर्ट करा दिया जोर जबरदस्ती करके। तो इसीलिए मतलब भयानक स्थिति है यहाँ का बंगाल में। मतलब भाजपा यहाँ अपोजिशन में है और हम लोग कुछ मतलब ताकत है, इसीलिए अभी रुका है यहाँ का। अगर मान लीजिए जैसे भाजपा कह रही है कि हम यूसीसी लेकर के आएंगे, तो क्या ये यूसीसी लाने से कुछ बंगाल में बदलेगा? जरूर बदलेगा, जरूर। देखिए ये कानून, उसके लिए अलग कानून, हमारे लिए अलग कानून, और उसको फायदा उसको पूरा मिलता है। लेकिन वो तो जैसे आप जिस तरीके की स्थिति आप बता रहे हैं कि भारत में भी पाकिस्तान, ठीक है, या फिर आप ये कहीं इस्लामिक देशों जैसा यहाँ पे व्यवहार हो रहा है कि हिंदू परिवारों को धर्म परिवर्तन यहाँ पे करवा दिया जा रहा है, उनका धर्म बदल दिया जा रहा है। तो अगर सरकार इस कदर उनके साथ है, तो अगर यूसीसी भी लगता है, तो ये क्या परसेंटेज मतलब इसका वो है कि मतलब वो लोग मानेंगे इस चीज़ को? देखिए कैसे मनवाएंगे? स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा सहयोग करेंगे तो मानना पड़ेगा ही। लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट सहयोग करेगी? हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से मतलब डिमांड है, ये ताकत से इसके साथ लड़ना पड़ेगा कि तुम नहीं तो फिर नहीं होगा। यहाँ का जो दीदी गवर्नमेंट है ना, इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करके इसको मानना पड़ेगा, नहीं तो बंगाल में ये हिंदू खत्म हो जाएगा। और आगे चलकर ये बंगाल भी जैसे देश भाग हुआ था उस समय, धीरे धीरे हमारे मालदा मुर्शिदाबाद हमारे भारत से भी अलग हो जाएगा। यह बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि बांग्लादेश में ये मालदा और जो मुर्शिदाबाद का क्षेत्र है बंगाल का, ये उसके अंदर मिलाने का पूरा साजिश, पूरा का पूरा कोशिश है, पूरा का पूरा कोशिश है। मालदा में जितने सारे टेररिस्ट का जो घाटी मालदा मुर्शिदाबाद में पूरा इंडिया में जहाँ जहाँ हो रहा है। देखिए मेन तो मालदा कैसा पकड़ जा रहा है, मुर्शिदाबाद से पकड़ रहा है, क्योंकि बॉर्डर होने के कारण मालदा होकर मुर्शिदाबाद होकर ये लोग जा रहे हैं देश भर में ये करके। और इतना सारा मस्जिद बन गया उस इलाका में। अब जाएंगे बॉर्डर इलाके में, देखिए कितना बड़ा बड़ा मस्जिद है, वहाँ शेल्टर करके ये सब काम कर रहे हैं। तो आगे चल के बहुत ही खतरा है हमारे। अच्छा, कितने सालों में आपको लगता है कि अगर मान लीजिए टीएमसी यहाँ पे और 10 साल रहती है, तो फिर क्या स्थिति मतलब बंगाल में होने वाली है? टीएमसी और 10 साल बंगाल में रहेंगे तो ऐसे 5-7 जिला तो बहुत ही भयानक स्थिति हो जाएगा हिंदू लोगों को। जैसे हमारे इधर दक्षिण दिनाजपुर है,
मालदा है, मुर्शिदाबाद है, उधर साउथ 24 परगना है, नॉर्थ 24 परगना है, वो नदिया का कुछ इलाका है। तो ये सब धीरे धीरे बंगाल से मतलब अलग होने का स्थिति आ जाएगा, अलग होने की स्थिति आ जाएगा, क्योंकि उतना संख्या इसको इतना बढ़ रहा है ना। देखिए उसका पॉपुलेशन भी रोक नहीं पा रहा है, इतना पॉपुलेशन उसका बढ़ रहा है। आप देखिए तो ये राज्य सरकार को टेंशन, खाली ये वोट के लालच में टेंशन, वोट के लालच में पूरा देश को ख़त्म कर रहा है दीदी ने, देश को ख़त्म कर रहा है दीदी ने। वो सोच रहा है जे हम ऐसे सत्ता में रह जाएंगे तो क्या होगा। अब ये देखिए ना, जो टीएमसी का जो हिंदू जो कार्यकर्ता है उसके ऊपर भी टॉर्चर कर रहे हैं लोग। टीएमसी के हिंदू जो कार्यकर्ता है उनके अंदर, हाँ उसका अंदर भी है जो मुस्लिम लोग है, जो उसका पार्टी का है टीएमसी का, वो भी उसको टॉर्चर कर रहा है। आपके पास कोई एक आध ऐसी कहानी है? जैसे अभी तो जैसे कुछ दिन पहले मालदा में जो टीएमसी कार्यकर्ता का टीएमसी ने मर्डर कर दिया। मर्डर हो गया? मर्डर हो गया मालदा में, ये चुनाव के अंदर ही। लास्ट ईयर में वो प्रधान था, उसका हस्बैंड खड़ा हुआ था, दोनों में उसका टीएमसी का और एक ग्रुप उसको मर्डर कर दिया। वो मुस्लिम थे जिन्होंने मर्डर किया? हाँ। तो ऐसे आप बहुत सारे जिला में ऐसे घटना आपको मिलेगा, बहुत सारे घटना मिलेगा आगे चल के। क्या ऐसे मेजर दीदी को जैसे भी हो दीदी को हटाना पड़ेगा। और अभी यहाँ का जो गवर्नर देखिए, जो काम दीदी को करना चाहिए था वो काम गवर्नर कर रहा है। आज भी आपको सुना होगा, आज भी 7-8 मर्डर हो गया। अभी जो चुनाव 7-8 मर्डर आज हुआ? अभी आज हो गया सुधार। अब खबर देखिए, तो ये सारा बीजेपी का मतलब लोग हुआ है कि बीजेपी का हुआ है, टीएमसी का सुना है, एक टीएमसी का भी हुआ है, और कितने सारे बूथ कैप्चरिंग हुआ है तो मालूम नहीं। रात शाम को हम जो खबर जाएगा शाम को देखेंगे तो पता चलेगा। कैसे सुधरेगा बंगाल? देखिए यहाँ पे तो हमको लग जाए 356 करके फिर इसको वोट करना पड़ेगा। देखिए पूरा का पूरा जनता तो टीएमसी के खिलाफ है, लेकिन पूरा बूथ कैप्चरिंग करके टेररिज्म करके ही पूरा वो सत्ता में है। शांतिपूर्ण वोट होने से टीएमसी एकदम सभी जगह में हारेंगे, सभी जगह में हारेंगे। ये जो एक मैं बूथ का नाम सुन रही थी, रोशिला दो प्राइमरी स्कूल, उस बूथ के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। देखिए रोशिला का जो प्राइमरी स्कूल है, वहाँ का जहाँ पर बूथ सेंटर है उस इलाका पूरा मुस्लिम इलाका है। लेकिन उस बूथ में भी हिंदू मेजोरिटी है, लेकिन मुस्लिम इलाका के अंदर बूथ होने के कारण जो हिंदू वोटर है उसको रास्ता वोट देने से वो लोग रोकते हैं, रास्ता में नहीं आने देता है, क्योंकि वो जानते हैं वोट देंगे तो भाजपा को जीतेंगे, इसलिए उसको रोको रास्ता में। अभी हुआ ऐसा? अभी भी ऐसे हो रहा है वहाँ। आपको कुछ खबर मिली? अभी मैं देख कर आया हूँ वहाँ। पूरा का जो मुस्लिम इलाका जो पूरा लड़का सब पूरा बूथ कर घेर करके रखा है। हिंदू वोट जो है उसको टॉर्चर कर रहा है, भय दिखा रहा है, ऐसे ऐसे वातावरण बना रहा है। वहाँ कोई भी पुलिस सेंट्रल फोर्स कोई भी नहीं है, वो सिविक जो यहाँ का सिविक पुलिस है, एक लाठी रखकर खड़ा करके रखा है। भयानक स्थिति है, फिर भी हम लोग वहाँ ये कर रहे हैं उसका व्यवस्था। कैसी वोटिंग हो रही है वहाँ पे? वोटिंग जो हो रहा है, जो हिंदू लोग वोट दे रहे हैं तो हिंदू के वोट दे रहे हैं, लेकिन जैसे वोट नहीं दे पा रहा है इसलिए उसको कैप्चरिंग करके उसको रोक रहा है लोग। मुझे एक बात बताइए, इतनी यहाँ पे हिंसा होती है, आप कह रहे हैं सीआरपीएफ फोर्स भी नहीं लग रहा है, वहाँ पे सेंट्रल फोर्स भी जो है नहीं लगी है, तो क्या ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से विधानसभा में 70 पे रुक गई भाजपा? एकदम सही कारण। देखिए ये शांतिपूर्ण जब वोट होंगे ना तो हर बूथ में टीएमसी हारेंगे, हर बूथ में टीएमसी हारेंगे। यहाँ बंगाल में ऐसा स्थिति बन गया, सिर्फ विधानसभा और ये पंचायत चुनाव नहीं है, कोई भी एक क्लब का चुनाव हो, स्कूल का कोई गवर्निंग बॉडी का चुनाव हो, कोई भी चुनाव में वो बूथ कैप्चरिंग उसका एक काम ही है, क्योंकि वो जानते हैं ये आदमी वोट देंगे तो हम टीएमसी जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि वो इतना मतलब ये क्या बोलूँ उतना तो वो नहीं वो जितना मतलब इतना दुर्नीति ये तो क्या है ना, तो इसीलिए उसका इतना डर है और इतना काटमानी। और बंगाल में तो एक अभी स्लोगन हो गया, टीएमसी मतलब चोर, चोर मतलब टीएमसी। जाए कहाँ भी जाइए ये ऐसे हर रोज बच्चा लोग ही बोलता है। एक बात और बताइए काका, जैसे आप कितने साल से बीजेपी कर रहे हैं? हम तो बीजेपी लगभग 30 साल हो गया। 30 साल हो गया ना। तो अभी जो नए लोग विधानसभा में बीजेपी को ज्वाइन किए थे, जैसे मुकुल रॉय हो गए, शुभेंदु अधिकारी हो गए, और भी बहुत सारे बड़े बड़े नेता ने बीजेपी ज्वाइन किया, लेकिन फिर टीएमसी जीतने के बाद फिर वापस भी चले गए टीएमसी में। तो क्या जो बीजेपी को बोला जाता है कि ये वॉशिंग पाउडर है, वॉशिंग मशीन है, यहाँ पे नेता आते हैं वो धुल करके चले जाते हैं, तो ये लेने से पहले क्यों नहीं सोचते बीजेपी के बड़े लीडर? देखिए लास्ट ईयर में हम लोगों का एक ही उद्देश्य था, ये टीएमसी को हराना है,
क्योंकि उद्देश्य आप लोगों का टीएमसी का हराना, तो चोरों को लेकर के आप हराएंगे? इसीलिए क्योंकि ना जो लोग टीएमसी में थोड़ा अच्छा लोग था, उसमें कुछ खराब लोग भी आया था, तो फिर भी जो लोग ऐसे चला गया। लेकिन देखिए अभी शुभेंदु अधिकारी अभी भी है, और नीचे लेवल में जितने सारे कार्यकर्ता आया था वो भी अभी भाजपा के साथ ही है। तो ये तो देखिए बंगाल का जो राजनीति का ये ऐसे हालात बना दिया टीएमसी ने, और ये भय का भी वातावरण बना देता है। आपका इच्छा नहीं होने से भी आपका घर खाना पीना बंद कर देता है, पूरा काम काज बंद कर देता है, आपको मतलब क्या है सब कुछ बंद कर देता है। इसीलिए आपको इच्छा नहीं होने से भी आपको जाना पड़ता है, ऐसा स्थिति है। अच्छा, इच्छा नहीं होने से भी आपको जाना पड़ता है। मैं पता है जब मैं आ रही थी, हम लोग कहाँ से आ रहे थे कल वैभव? कोंटाई से, नंदीग्राम से हम लोग आ रहे थे, तो मेरे मन में एक सवाल आया कि जैसे गुजरात है, गुजरात के पास समुद्र है तो इसलिए वो एक संपन्न प्रदेश बन पाया, ठीक। हमारा बिहार है, हमारे बिहार में कोई ऐसा कोई रिसोर्स है नहीं, इसलिए वहाँ पे गरीबी समझ में आती है कि भाई ठीक है, नेता लोग अगर गरीबी का बहाना ये देते हैं कि यहाँ पे कोई रिसोर्स नहीं है, तो ठीक है, उनके बहाने में लॉजिक समझ में आता है। लेकिन बंगाल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे समुद्र ही समुद्र है, ठीक, रिसोर्स से रिसोर्सफुल है, लेकिन फिर भी यहाँ पे गरीबी, क्या बोले? देखिए गरीबी मतलब देखिए टीएमसी आने के बाद, टीएमसी सत्ता में मतलब लगभग 12 साल हो गया, आने के बाद कोई भी नया एक कारखाना चालू नहीं हुआ है, कोई भी एक नया कारखाना चालू नहीं, जितने सारे कारखाना था वो पूरा बंद हो गया। और जब ये कोरोना हुआ तो पता चला ये बंगाल से ये जो हमारे ये प्रवासी जो मतलब ये श्रमिक जो बाहर में जाते हैं काम करने के लिए, बंगाल से लगभग 60 लाख यहाँ से लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए। सोचिए दीदी ने क्या हालत बना दिया। दीदी शुरू से ही ऐसी थी कि पहले जब आई थी तब कुछ काम वाम करती थी? कुछ सत्ता से आने सच बताइए ना, ऐसे नहीं एकदम भाजपाई होके नहीं, आप बंगाली होके बताइए। बंगाली होकर ही मैं बोल रहा हूँ, टीएमसी को बहुत मतलब सोच समझ करके दीदी को वोट दिया था। ये 34 साल ने सीपीएम ने राज किया था, वो भी पूरा यहाँ का इंडस्ट्री को ख़त्म किया था। तो दीदी आने के बाद कुछ ना कुछ काम होगा, कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ का, कुछ भी। देखिए अभी मैंने तो ये सुना रोड रास्ता वगैरह जब आई थी वो शुरू में तो बनाया था। ये जो देखिए जो मेन जो रास्ता देखिए जो नेशनल हाईवे जो बना है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बना है, आपको सभी को मालूम है। ये नेशनल है? ये तो नेशनल हाईवे नहीं है, ये तो स्टेट वाला है। तो ये कब बना ये वाली सड़क? ये मतलब ये गवर्नमेंट आने के बाद ही बना है, क्योंकि मेन रास्ता है ना, तो बनना ही पड़ेगा, इस रास्ता तो बनना ही पड़ेगा। ये रास्ता देखिए रास्ता बना है, लेकिन कोई भी इंडस्ट्री रास्ता होने से क्या होगा फिर सब? देखिए सड़क में नहीं पानी है, तो कोई भी कारखाना चालू नहीं है। और आपको यहाँ जो लास्ट मतलब 1 साल से जो अभी यहाँ हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है ना, वो मतलब टीचर अपॉइंटमेंट को लेकर, एक गवर्नमेंट आने के बाद कोई भी एक एग्ज़ाम नहीं हुआ है टीचर। तो मैंने सुना है कि टीचर वाला एक भी, देखिए सोचिए एक गवर्नमेंट का पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट अब जेल में है। यहाँ का ये एजुकेशन मिनिस्टर से शुरू करके नीचे तक, तो आप सोच लीजिए फिर क्या काम हुआ है। जब पार्थ चैटर्जी के घर में इतने करोड़ रुपए मिले तब क्या लोग क्या सोच रहे हैं? वही तो, सिर्फ उसका घर में उसका जो फ्रेंड गर्लफ्रेंड है, सोचिए कितने सारे करोड़ रुपया मिला है। और एक भी अभी और 1 साल से ज़्यादा हो गया, 1 साल 2 साल से कलकत्ता में यहाँ का जो एजुकेटेड जो लड़का है वो अभी कलकत्ता में बैठे हैं, इसके लिए खिलाफ आंदोलन कर रहा है। और ये लोग कोई भी नौकरी बंगाल में दीदी आने के बाद आप पता कर लीजिए, हमसे नहीं भाजपा आम आदमी से पूछ लीजिए, कोई भी एक नौकरी बिना पैसा के बगैर नहीं हुआ है। अच्छा एक और बात बताइए काका, जैसे ऐसा बंगाल का ये रिवाज है कि किसी भी पार्टी को, किसी भी मतलब मुख्यमंत्री को ये लोग बहुत ज़्यादा समय देते हैं। कांग्रेस का भी देखा तो 30-35 साल का इतिहास उनका भी रहा, वामपंथ का भी देखा तो 35 साल रहा, अब दीदी का भी देख रहे हैं कि 12 साल हो गया है, अभी भी लग रहा है कि इनका चलेगा ही मामला। तो इतना भरोसा आप लोग क्यों करते हैं? जैसे कि हमारे यूपी में भी होता है कि जैसे पलट देती है सरकार, 5 साल ये भी हमने देखा। और भी जैसे राजस्थान है वहाँ पर भी शिफ्ट वाला मामला चलता है, हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर भी शिफ्ट वाला मामला चलता है, कई सारे ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर शिफ्ट वाला चलता है। लेकिन आपके बंगाल में इतना सारा आप समय क्यों देते हैं? हम लोगों का भी चाहिए, यही होना चाहिए गणतंत्र में, डेमोक्रेसी में यही होना चाहिए, ठीक। क्योंकि बंगाल में नहीं, ये तो शुरू किया था कम्युनिस्ट लोगों ने। कम्युनिस्ट लोगों का जो धारा बना है ना 34 साल,
तो इसलिए बाद ये दीदी आया था। दीदी ने सोचा वो 34 साल सत्ता में था तो हमको 50 साल रहना पड़ेगा, तो इसके लिए तो जो करना पड़ेगा क्योंकि वो हम करेंगे। क्या है, काम करके नहीं करेंगे, आदमी को भला करके नहीं करेंगे। और बंगाल का सबसे दुख का बात है क्या, देखिए कोई भी गवर्नमेंट आने के बाद वो सेंट्रल के खिलाफ हो जाता है। कोई भी गवर्नमेंट आने के बाद लास्ट 34 साल में वामपंथी सरकार था, वो पूरा समय सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ने के टाइम ख़त्म कर दिया। पूरा दिन सुबह से शाम तक और सेंट्रल को गाली दो। कहाँ से नक्षत्र बिगड़ता है बंगाल की सरकार का और सेंट्रल का? तो अरे दीदी भी आने के बाद ऐसे हुआ, दीदी का आने से बाद ही ऐसे हुआ। पूरा सुबह से शाम तक मोदी जी को गाली दो। तो अरे भाई सेंट्रल से आपको सहयोग लेना है, यहाँ का डेवलपमेंट करना है, तो सेंट्रल का बिना बगैर नहीं हो सकता है। सेंट्रल के सहयोग से नहीं हो सकता है। सेंट्रल का इतना सारे प्रोजेक्ट है वो यहाँ चालू लागू नहीं करने देते हैं। देखिए आयुष्मान जो प्रकल्प प्रधानमंत्री का, भाई आपका यहाँ का जो मतलब हेल्थ का जो व्यवस्था है, कोई भी छोटा मोटा ट्रीटमेंट होने से यहाँ का लड़का जाता है साउथ में, बेंगलोर में जाते हैं। तो आप एक फैमिली को आप साल में 5 लाख रुपया का आयुष्मान प्रकल्पों का जो फैसिलिटी मिलेगा, तब क्यों रुक रहे हैं? सिर्फ मोदी का नाम होगा इसलिए आप रुक रहे हैं, ये ठीक है क्या? 24 में कैसे आएगी यहाँ पे? क्या सांसद का 24 में तो यहाँ मतलब हम लोग सुझाए 30 के ऊपर सीट भाजपा नहीं मिलेगा। कैसे पाएगा? देखिए लोकसभा में जब वोट होता है ना, तो इस टाइप का तो वोट नहीं होता है। वहाँ तो सेंट्रल फोर्स के बिना वहाँ 4, 5, 7 दफ़ा में वोट होता है। पूरा जैसे आज एक दिन में वोट हो रहा है ऐसे नहीं होता ना, 7, 8, 10 सीट करके वोट करते हैं, तो परिस्थिति अलग होता है। वो उस समय गुंडागर्दी इतना नहीं होता है, क्योंकि वो लोगों का गुंडा घुसने नहीं देता है बूथ के अंदर सेंट्रल फोर्स ने। मतलब ये जो छोटे छोटे पंचायती इलेक्शंस वगैरह होते हैं इसमें गुंडागर्दी ज़्यादा होती है, तो गुंडागर्दी होता है मैक्सिमम। अभी मैं आपको जा करके उस बूथ पे भी दिखाऊंगी कि उस बूथ पे क्या स्थिति है। ये मेरी एक काका से बात है, भले ही ये भाजपा के हैं लेकिन फिर भी ये बंगाली हैं। 30 साल से मतलब कितने आप तो धर्म कर्म सब आपका यहीं बंगाल में? सब बंगाली। इनको बड़ा दुख है कि मेरा बंगाल जो है वो इतना पिछड़ा हुआ, इतना गरीब क्यों है। और इनके मन में एक ये भी सवाल है कि भाई यहाँ पे कोई भी सरकार आती है, चाहे वो वामपंथ की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे टीएमसी की हो, ये सारा अपना 36 का आंकड़ा जो है वो सेंट्रल से क्यों मतलब बिठाने में तालमेल जो है वो ऐसा रखते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। अभी आगे चलते हैं और आगे चल के उस बूथ कैप्चरिंग का भी हाल मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ।